नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बड़ी खबर की बात करते हैं। आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगी अब छत्तीसगगढ़ सरकार। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। हाईकोर्ट ने आरक्षण को लेकर अपना फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने 50% से ज्यादा आरक्षण को असंवैधानिक बताया है। राज्य शासन ने फैसले से असहमति जताई है और तत्कालीन सरकार पर अधूरे तथ्य प्रस्तुत करने का भी आरोप लगाया है। न्यायालय के समक्ष अधूरे तथ्य प्रस्तुत करने का आरोप लगाया गया है। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए डिप्टी एडिटर अभिषेक शुक्ल जुड़ गए हैं। अभिषेक, अब हाईकोर्ट ने 50% से ज्यादा आरक्षण को असंवैधानिक बताया है और अब राज्य सरकार तैयारी में है सुप्रीम कोर्ट से अपील करने की। बिल्कुल, देखिए, राज्य सरकार ने इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बनाया है, क्योंकि राज्य सरकार का मानना है कि ओबीसी आरक्षण जो है उस पर जो निर्णय आया है वो हाईकोर्ट के निर्णय से सहमत नहीं है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। उसका कहना है कि तत्कालीन राज्य सरकार जो थी उसने तमाम कागजात ठीक तरीके से प्रस्तुत नहीं किए। जो दूसरे वर्ग हैं जिनको लेकर ये आरक्षण दिया जाना था, उनको लेकर पर्याप्त पैरवी नहीं की, उनकी बढ़ती आबादी को लेकर तमाम तथ्य प्रस्तुत नहीं किए, और भी कई कारण थे जिसको लेकर राज्य सरकार का मानना है कि तत्कालीन सरकार द्वारा कागजात पूरे वहाँ पर नहीं रखे गए। इस वजह से हाईकोर्ट को ये निर्णय लेना पड़ा। लेकिन राज्य सरकार इस मसले पर अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी, क्योंकि उसका मानना है कि इस मसले पर जो बढ़ती आबादी को देखते हुए फैसला होना चाहिए और तमाम जो कागजात राज्य सरकार के पास है उन तमाम कागजातों को वहाँ पर पेश करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट में जाने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में ये एक बड़ा मसला भी है, इस पर सियासत भी होती है और एक बड़ा वर्ग है जो कि एक तरीके से कहा जाए प्रभावित भी करता है चुनावों को या राजनीतिक पार्टियों को। इसीलिए जहां पर बीजेपी ने मौजूदा सरकार पर आरोप लगाया है, तो मौजूदा राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का रुख करते हुए कहा है कि पिछली सरकार ने पर्याप्त तथ्य प्रस्तुत नहीं किए, जिसकी वजह से उनकी लापरवाही की वजह से ये फैसला आया है। बहरहाल राज्य सरकार ने कहा है अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। अब देखना है सुप्रीम कोर्ट में जब वो जाती है तब क्या वहाँ पर निर्णय सुप्रीम कोर्ट लेता है, किस प्रकार याचिका को स्वीकार करता है और कैसे तमाम चीज़ें आगे बढ़ती हैं। जी अभिषेक, ये तो बात की प्रोसेस है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसके बाद क्या होता है। पर जिस तरह से भूपेश बघेल सरकार ने पूरी तरह से दोष यहाँ पर तत्कालीन सरकार रमन सिंह की सरकार पर दोष मढ़ दिया है, आखिर इसे किस तरह से देखा जाए और क्या मायने निकाले जाएं, मैं चाहूंगी इस पर आपसे थोड़ा सा समझना। बिल्कुल, देखिए, राज्य सरकार ने जब यहाँ पर 2012 में आरक्षण लागू किया था और ये आरक्षण बढ़ते हुए 50% से ज़्यादा 58% हो गया था, तो राज्य सरकार ने जिन लोगों के लिए आरक्षण लागू किया था वो तो उनको लुभाने के लिए ठीक था, लेकिन टेक्निकली पॉइंट से इसको जब चुनौती दी गई कोर्ट में तो पर्याप्त तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाए। यहाँ पर चाहे तत्कालीन राज्य सरकार की बात कर ली जाए या फिर ये कोर्ट में जो कागजात पेश किए गए उसको लेकर, अभी सियासी मुद्दा है, क्योंकि आरक्षण को लेकर सभी सरकारें जानती हैं कि जिन वर्गों को आरक्षण दिया गया था वो एक बड़े वोट बैंक भी हैं, उनको नाराज़ नहीं किया जा सकता है। और यही वजह है कि जो मौजूदा राज्य सरकार है वो तत्कालीन सरकार पर आरोप लगा रही है कि उसने ठीक तरीके से पैरवी नहीं की, तो वहीं पिछली सरकार ने मौजूदा सरकार पर आरोप लगाया है कि इन्होंने ठीक तरीके से तथ्य प्रस्तुत नहीं किए, हम तो ठीक ठाक पैरवी कर रहे थे। तो ये एक बड़ा सियासी मुद्दा भी है और यही वजह भी है कि राज्य सरकार इस मसले पर अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहती है, ताकि किसी भी तरीके से जो आरक्षण की व्यवस्था है या जिस वर्ग को आरक्षण दिया जाना था वो यहाँ किसी भी प्रकार से छिटके ना। ठीक, बहुत शुक्रिया अभिषेक जानकारी को साझा करने के लिए। जांजगीर से बड़ी खबर है, हत्या के 2 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। दोषियों ने 20 नवंबर 2021 को पंच की हत्या की थी। हत्या कर पानी की टंकी में चढ़ गए थे दोनों आरोपी। जमीन खरीदी बिक्री के विवाद में हत्या की गई थी। हत्या के बाद खुद का वीडियो भी अपलोड किया था सोशल मीडिया पर। हत्यारों ने अपलोड किया था वीडियो। शिवरी नारायण थाना क्षेत्र के तुस्मा गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने ये फैसला सुनाया है।
जांजगीर से इस वक्त की बड़ी खबर है। हत्या के 2 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। दोषियों ने 20 नवंबर 2021 को पंच की हत्या की थी और हत्या कर पानी टंकी पर चढ़ गए थे। ये दोनों आरोपी जमीन खरीदी बिक्री के विवाद में हत्या की गई थी। मुंगेली से बड़ी खबर है और बीमार बैगा महिला की खबर दिखाने पर असर हुआ है। प्रशासन की टीम पहुंची घमेरी गांव, जंगल के घमेरी गांव प्रशासन पहुंचा। बैगा महिला के परिजनों से अधिकारी मिले, पीड़ित महिला को मदद दी गई। गांव में स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया। एसडीएम, तहसीलदार, बीएमओ, जनपद सीईओ नाव से बांध पार करके गांव पहुंचे। मुंगेली की तस्वीरें हैं जहां पर पीड़ित महिला को मदद दी गई। गांव में शिविर लगाने प्रशासन की टीम पहुंची और बीमार बैगा महिला की खबर दिखाने पर असर हुआ है। प्रशासन की टीम घमेरी गांव पहुंची। अंबिकापुर से बड़ी खबर है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सीटी स्कैन का ये पूरा मामला है। प्रमुखता से खबर दिखाई थी हमने और एक खबर दिखाने के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। खबर दिखाने के बाद नींद से स्वास्थ्य विभाग जागा है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन चालू हुई है। अब अस्पताल में हफ्तों से सीटी स्कैन मशीन बंद पड़ी थी। जिला अस्पताल में मरीजों की समस्याओं को दिखाने पर परिजनों ने न्यूज 18 का आभार जताया है। बिगड़े रहे। अच्छा, कब आएगा? वही 4 बजे तो कोई मिस्त्री बनाई तो फिर बनाया दी। न्यूज 18 वाला मन खबर दिखाई तो फिर वही चले लगे। इसकी मशीन ख़राब था, पिछले 6 दिनों से ख़राब था मशीन और उसके लिए इंजीनियर इमीडिएटली 24 घंटे के अंदर आके उसका जांच भी किया था। उसमें कुछ पार्ट चेंज करना था जो कल पहुंच गया और कल ही इंजीनियर आ गया और कल रात से हमने चालू भी कर दिया उसको। सुकमा जिले के चिंदगढ़ थाना क्षेत्र में सीआरपीएफ और पुलिस ने एक नक्सली को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सली पर 1 लाख रुपए का इनाम था। अंदुमपाल इलाके में विस्फोटक सामग्री के साथ ही सीआरपीएफ और पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। संयुक्त टीम रसाबाया की तरफ से सर्चिंग के लिए रवाना हुई थी और इसी दौरान अंदुमपाल और बेदरा पानी के बीच एक अज्ञात शख्स जवानों को देख छुपने की कोशिश कर रहा था, जिसे जवानों ने घेराबंदी कर पकड़ा। गिरफ्तार नक्सली की पहचान मुचाकी देवा के रूप में हुई, जिसके बाद से 5 किलो का आईडी, 4 डेटोनेटर समेत विस्फोटक बरामद हुआ है। छत्तीसगढ़ झारखंड की सीमा पर बसे बूढ़ा पहाड़ पर पुलिस ने कब्जा जमा लिया है। छत्तीसगढ़ झारखंड की सीआरपीएफ कुबरा पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाकर बूढ़ा पहाड़ से नक्सलियों को खदेड़ लिया। लगातार चले जॉइंट ऑपरेशन में पुलिस जवानों को बड़ी कामयाबी मिली और इससे पहले पुलिस को यहां से बड़ी मात्रा में हथियार, टिफिन बम सहित विस्फोटक सामग्री भी मिली थी, जिसके बाद जॉइंट ऑपरेशन में और तेजी लाई गई थी। पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन के बाद नक्सली बूढ़ा पहाड़ छोड़कर भाग गए। बूढ़ा पहाड़ के नजदीक पुलिस जवानों ने एक कैंप भी लगा दिया है ताकि नक्सलियों का इस पूरे इलाके से सफाया किया जा सके। बॉर्डर पे बूढ़ा पहाड़ एरिया में लगातार दोनों स्टेट्स की पुलिस और कोबरा और सीआरपीएफ द्वारा एरिया डोमिनेशन और कॉम्बिंग की कार्रवाई की जा रही है और वहाँ पर बहुत जल्द कैंप की स्थापना भी होने वाली है, जिसके लिए जॉइंट टास्क फोर्स का भी निर्माण हुआ है और ऑलरेडी वहाँ पर फोर्स आके बैठ रही है और एरिया डोमिनेट लगातार कर रही है और जल्दी वहाँ पर परमानेंट कैंप भी बन जाएगा। ये बिल्कुल बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ही 1 से ज़्यादा कैंप स्थापित होने वाले हैं ताकि वो पूरा एरिया को हम नक्सल मुक्त कर सकें। ये कैंप परमानेंट रहेंगे जब तक उस क्षेत्र को नक्सल मुक्त ना कर सकें और जब तक वहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो ना पहुँचे। ये जॉइंट कैंप्स लगेंगे जिसमें दोनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन रहेगा। रायपुर में एलजीबीटी यानी ट्रांसजेंडरों ने अपने अधिकारों और अस्तित्व को लेकर प्रदर्शन किया। ये बड़ी संख्या में रंगीन झंडे, रंगीन छतरियां और रंगीन गुब्बारों के साथ रायपुर की सड़कों पर उतरे। समुदाय ने रायपुर शहर में प्राइड मार्च निकाला। 2019 में भी एक आयोजन इसी तरह का किया गया था। क्योंकि प्यार
प्राइड हुई है वो दूसरी प्राइड थी रायपुर की, और हमारे लिए गर्व की बात है। साथ ही जो छत्तीसगढ़ और आसपास के जो स्टेट हैं वहाँ से आए हुए लोगों के लिए ये बहुत गर्व की बात है, क्योंकि 2019 में प्राइड किया था एक मकसद से कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं और समाज को बताना है कि हमारी भी एक स्ट्रेंथ है। तो जैसे कानून के हिसाब से कहा गया था कि 377 का जो जजमेंट आया सबको एक समानता से देखे जाने के लिए। बलरामपुर जिले से पैदल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो कि अंबिकापुर होते हुए रायपुर सीएम हाउस जाकर समाप्त हुई। 412 किलोमीटर की पैदल यात्रा बलरामपुर से शुरू की गई। इस यात्रा का उद्देश्य प्रांत की समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराना बताया जा रहा है। पैदल तिरंगा यात्रा का नेतृत्व करने वाले अमानत खान ने बताया कि जमीनी स्तर पर प्रांत में बहुत समस्याएं हैं। सुविधाओं को बहाल करने के नाम पर प्रशासनिक अधिकारी खेल कर रहे हैं। उन समस्याओं को मुख्यमंत्री को अवगत कराना मुख्य उद्देश्य है। 412 किलोमीटर पैदल तिरंगा यात्रा के लिए जा रहा हूं, और ये बलरामपुर से मैं अपना सीएम आवास रायपुर जा रहा हूं। और जो मेरे उद्देश्य हैं जाने का, सफ़र का ये कारण है, ज़मीनी स्तर पे पूरे प्रांत में जो समस्याएं हैं और जिन समस्याओं को बहाल करने के नाम पे ये खेल चल रहा है, ये हमारे राज्य की बात हो या पूरे देश की बात हो, इन सबों के लिए विकल्प लेके जा रहा हूँ। उनका मॉडल पता करने जा रहा हूँ कि वो किस हिसाब से काम कर रहे हैं। जो ये आम लोगों के जो पैसा करोड़ों अरबों रुपए हैं पानी जैसे बह रहे हैं, लेकिन सालों से जो है हमारे देश और देशवासियों का हाल या प्रदेशवासियों का हाल जस का। कोरबा के सरमिना गांव के सरकारी स्कूल के खिलाफ छात्रों ने मोर्चा खोल दिया। हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों ने प्राचार्य पर गंभीर आरोप लगाए। इनका कहना है कि स्कूल में प्रिंसिपल मनमानी करते हैं, ना तो नियमित रूप से स्कूल पहुंचे हैं और ना ही स्कूल की व्यवस्थाओं पर ध्यान देते हैं, जिसकी शिकायत करने पर छात्रों के साथ गाली गलौज और मारपीट करते हैं। छात्रों ने इस मामले की शिकायत कलेक्टर से की है। आरोपों के मुताबिक जैसे ही प्रिंसिपल को इसकी जानकारी लगी, उन्होंने छात्रों को कैबिन में बुलाकर गाली गलौज और मारपीट की। उधर प्रिंसिपल ने सारे आरोपों से इनकार किया। और 11वीं क्लास का जो सत्येंद्र है, उसने अपने स्टेटस में वो जो हम लोग यहाँ तैयार किए हैं आवेदन, उसको लगाया था। तो शायद सर उनको भी देख गए, तो उन्होंने देखा। इसके बाद क्लास में आए, फिर सत्येंद्र को लेके घसीटते हुए चले गए और उस पर मारने लगे। कोंडागांव जिले में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन किया है, लेकिन इन खिलाड़ियों के लिए खेल का मैदान तक नहीं है। जो स्टेडियम या मैदान है, वे आयोजन की भेंट चढ़ गए हैं, तो कहीं ध्यान रखने के कारण मैदान खेलने लायक नहीं। फरसगांव ब्लॉक में खेल स्टेडियम बनाया गया, जहां खिलाड़ी पसीना बहाकर अपनी खेल कौशल को निखारते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते थे। लेकिन आज हालत ये है कि स्टेडियम को ध्यान रखने की जगह बना दिया गया है, जिसकी वजह से स्टेडियम का मैदान खेलने लायक नहीं। खिलाड़ी जंगल में जाकर खेल रहे हैं। स्टेडियम ग्राउंड के जो इतने सारे प्लेयर्स हैं हमारे पास, और भी प्लेयर्स हैं, सो ये जो टेंट करते हैं ग्राउंड में और जो फंक्शन होता है, जितने भी शादी ब्याह पूरे ग्राउंड में मिल जाता है, और गड्ढे खोद दिए जाते हैं। कुछ ना कुछ फंक्शन होता है कोंडागांव में, उसका सारा पूरा ग्राउंड पे होता है। गड्ढे खोद दिए जाते हैं, खिलाड़ी खेल नहीं पाते हैं। जो खिलाड़ी खेलना चाहते हैं वो इस ग्राउंड की स्थिति देख के खेलने के लिए आते नहीं हैं। मेरे ख्याल से हम लोग विगत 20 वर्षों से इसी ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इस ग्राउंड के साथ हम लोग का बचपन से बहुत ही ज़्यादा लगाव है। लेकिन समय के साथ साथ प्रशासन की अनदेखी करते हुए भी देख रहे हैं आज की स्थिति में हमारे स्टेडियम ग्राउंड का क्या हाल हो गया है। लगभग ये मान लीजिए कि यहाँ नेशनल लेवल 2 टाइम तो मैं भी खेला हुआ हूँ, और इन बच्चों के लिए हमेशा लगा हुआ रहता हूँ यहाँ पे। और इस बार हमारे यहाँ से लगभग 5 से 6 बच्चे निकले थे नेशनल के लिए, वो भी गए हैं। धरना प्रदर्शन का सवाल है तो एनओसी हम नहीं देते, है ना। स्टेडियम में अगर आप विकास नगर में कचरा की बात करेंगे तो कचरा नहीं है वहाँ पे, मैंने खुद गया है। एनसीसी ग्राउंड बोलेंगे, हाँ बिल्कुल कचरा था, वहाँ पे दुकान दिया गया था, वो अभी दुकान खाली किया है तो कुछ कचरा हो गया तो उसको भी उठवाया जा रहा है। आज लगे हुए थे सुबह। फरसगांव में धान संग्रहण केंद्र किया गया था, वहाँ धान रखा जा रहा था, जिस कारण चूहों के कारण खराब हो गया। उसका प्रस्ताव 1 करोड़ 20 लाख का लगभग है, जो शासन को जमा कर दिया गया, वहाँ से काम चालू हो जाए। फरसगांव का ये एकमात्र वो स्टेडियम है जहाँ पर स्थानीय खिलाड़ी अपने खेल प्रतिभा को संवारते थे, अपने आप को निखारते थे।
पर आज इस स्टेडियम की हालत ऐसी है कि यहाँ पर पैर रखने को जगह नहीं। वजह सिर्फ एक प्रशासनिक लापरवाही और अधिकारी की हठधर्मिता, जिसने इस स्टेडियम को ध्यान रखने के लिए आरक्षित कर दिया। और आज हालत ये है कि इस स्टेडियम में जगह जगह धान के बोरे और कीचड़ पड़े हुए हैं और स्थानीय जो अब खिलाड़ी हैं, जो खेल प्रतिभा हैं, इस स्टेडियम को वापस पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि एक बार जो स्टेडियम बन गया था उसे कबाड़ करने के बाद दोबारा प्रशासन किस तरीके से संवारता है, कितना खर्च करता है और खिलाड़ियों को उनका स्टेडियम कब मिल पाता है। परसगांव से न्यूज़ 18 के लिए विवेक श्रीवास्तव। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जिसे देखते हुए सीएम भूपेश बघेल ने जिले के पर्यटन सर्किट मैप का विमोचन किया था। इस पर्यटन सर्किट में एक प्राकृतिक कुआं है जिसे समुद्लई के नाम से जाना जाता है, जहां कहा जाता है कि ये पहाड़ों के नीचे से होते हुए समुद्र में जाकर मिलता है। इसी वजह से इसका नाम समुद्लई पड़ा है। ये कुआं मरवाही से लगभग 10 किलोमीटर दूर कछार गांव में है, जो पहाड़ों के ऊपर जंगलों के बीच स्थित है, जिसकी सुंदरता देखने के लिए सैलानी आते रहते हैं। कुएं के पास बना शिव मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। ग्रामीणों का मानना है कि कुएं की गहराई आज तक नहीं नापी जा सकी। कुएं के भीतर गुफाओं जैसे द्वार हैं जो रतनपुर में जाकर खुलते हैं। मान्यता ये भी है कि यहाँ डुबकी लगाने से चर्म रोग दूर होता है। इस कुएं में नहाने से खाज खुजली जो है तो दूर हो जाता है, माने चर्म रोग दूर हो जाता है। तो ये पहाड़ के बीच ये कुआं कैसे आया, कुछ पता है? हमारे जन्म से पहले का ये बना हुआ कुआं है, इसके बारे में डिटेल पता नहीं है। इसके आसपास मेला भी लगता है? हाँ, मेला इसमें 2 बार लगता है, एक कृष्ण जन्माष्टमी में और दूसरा महाशिवरात्रि में। खड़े हैं मरवाही के समुद्लई में, जिसे हाल में मुख्यमंत्री ने जिला पर्यटन सर्किट में शामिल किया है। ये प्राकृतिक रूप से बना कुआं सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पत्थरों के बीच बना यह कुआं रहस्य और सुंदरता लिए सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मान्यता है कि इसके पानी में नहाने से शरीर के सभी चर्म रोग दूर हो जाते हैं। वहीं सुरक्षा के मद्देनज़र कुएं के चारों ओर प्रशासन के द्वारा फेंसिंग घेराव करा दिया गया है। वहीं यहां तक पहुंचने की सड़क जर्जर होने और सड़कों पर संकेतक न होने से पर्यटकों को यहां तक आने में परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि ज़िले के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहां की छोटी बड़ी कमियों को प्रशासन कैसे दूर करता है। सुबीर चौधरी, गौरेला पेंड्रा मरवाही, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। सूरजपुर के प्रेमनगर वन क्षेत्र में घूम रहे 10 हाथियों के दल से ग्रामीणों में डर का माहौल है। कोरिया जिले आया हाथियों का दल बीते 1 सप्ताह से प्रेमनगर के जंगलों में डेरा जमाए हुए है। पिछले 3 दिनों से हाथियों का दल शाम ढलते ही पेंड्रा समेत दर्जन भर जंगलों से सटे गांवों की तरफ आ जाते हैं। 2 जगहों पर हाथियों ने कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचाया, साथ ही दर्जनों किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। नगर इलाके के मेंढरा समेत दर्जन भर गांवों में पिछले 3 दिनों से हाथियों का उत्पात जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह से हाथी घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जहां हाथी घरों को नुकसान पहुंचाया है और ग्रामीण जो है किसी तरह से जान बचा के दूसरे गांव में रहने को मजबूर हैं। फसलों को भी लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। केवल ये मेंढरा की तस्वीर है, ऐसी ही तस्वीर दर्जन भर गाँव में पिछले 3 दिनों से बनी हुई है। और जो ग्रामीण और किसान हैं वो वन कर्मियों के कार्यशैली से बेहद नाराज हैं। उनका आरोप है कि वो जो वन कर्मी है वो निगरानी रख पाते, ग्रामीणों को सही समय पर सूचना नहीं दे पाते। ऐसे में ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बरकरार बना हुआ है। बहरहाल देखने वाली बात यह है कि जो वन कर्मी और वन विभाग का अमला है, ग्रामीणों को आक्रोश को लेकर कितना गंभीर होता है और हाथियों को ग्रामीणों से दूर रखने के लिए क्या कुछ पहल करता है, यह तो देखने वाली बात होगी। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। बलरामपुर जिले में हाथी और ग्रामीणों के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। राजपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम पंचायत अलगडीहा
कौडू, माकड़ और जिगड़ी में हाथियों ने डेरा जमाया हुआ है। लगभग 30 हाथियों का दल पिछले 15 दिनों से यहां डेरा डाले हुए है और इलाके में 30 हेक्टेयर से अधिक फसलों को नुकसान पहुंचा चुके हैं। हाथियों से परेशान होकर 6 गांव के सरपंच और ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर हाथियों को खदेड़े जाने की मांग की और हाथी नहीं भगाए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी। दिन रात जितना पब्लिक झेल रहा है, दिन में भी झेल रहा है, रात में भी झेल रहा है, ऊपर से खेती भी खा रहा है। लेकर छो पूरा बुखार बीमार, ये कहीं पेड़ तरी सुता रहे तो कहीं 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 जहाँ मन वहाँ इधर उधर लेकर छो पूरा भगा रहे, वहाँ ले रहे वहाँ ले रहे। कोई सुतने ना रहने के लिए सल नहीं है और पूरा फसल जितना किसान का फसल पूरा नुकसान कर दे रहा है। रायगढ़ जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में फर्जीवाड़ा कर हजारों लोगों ने सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया। जिले के लगभग 41,000 से अधिक लोगों ने फर्जी तरीके से पोर्टल में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर 28 करोड़ रुपए से अधिक राशि अपने खाते में ट्रांसफर करवा ली। ई-केवाईसी होने के बाद मामले का खुलासा हुआ। शासन अब अपात्र किसानों की छटनी कर रुपए वसूलने की तैयारी में है। अधिकारी का कहना है कि बोगस किसानों के आंकड़े और अधिक बढ़ सकते हैं। फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद कई किसान अपात्र घोषित किए गए। साल 2019-20 में इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था। तब तक जिले में 27,000 अपात्र किसान ने फर्जी तरीके से ऑनलाइन एंट्री कराकर इस योजना का फायदा उठाया। केंद्र सरकार ने 2 साल पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी, जिसके तहत सालाना 6,000 रुपए किसानों को दिए जाते हैं। जिले में जो है अभी लगातार 4 महीने से जो है हम लोग जो है ई-केवाईसी कर रहे हैं और इसके तहत CSC के माध्यम से और विभाग की तरफ दोनों तरफ से किया जा रहा है और 7 सितंबर तक हमको जो है अंतिम अवसर दिया गया था, जिसके तहत पूर्व में लगभग 27,000 किसान इनएलिजिबल थे और अभी छटिंग किए हैं तो उसमें भी कुछ किसान एलिजिबल हुए हैं जो बढ़ करके 41,000 हो गए हैं और जिनका जो है एलिजिबिलिटी जो है और भी मतलब। बलौदाबाजार जिले का कोड़ा डामा गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से महरूम है। सड़क और पानी गांव की प्रमुख समस्या है। यहाँ मरीज के बीमार पड़ने पर उसे खाट पर लादकर गांव से 3 किलोमीटर दूर तक लाया जाता है और उसके बाद अस्पताल पहुंचाया जाता है। ग्राम पंचायत भमनी के आश्रित गांव कोड़ा डामा गांव में जाने के लिए सड़क नहीं। लोग खेतों पर बनी पगडंडियों के जरिए गांव में आते जाते हैं। बारिश के मौसम में गांव का तकरीबन चारों तरफ से संपर्क टूट जाता है। बच्चों का कई महीने तक स्कूल जाना छूट जाता है। ग्रामीण शासन प्रशासन से कई बार गुहार लगाने के बाद भी आज तक सड़क नहीं बन पाई।